तो हम कैसे समझे कि ब्रेन स्ट्रोक अचानक से कैसे आ रहा है या लक्षण देकर के आ रहा है? एक अगर कोई कॉमन इंसान हमारे इस वीडियो को देख रहा है, उन्हें पता ही नहीं है क्या है ब्रेन स्ट्रोक, किस तरीके से समझें हम? तो वो बताइए प्लीज़। जैसे हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसी तरह से ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हमें ब्लड से मिलता है। तो या तो आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई अगर वो इंटरप्ट हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट होगा कि ब्रेन का कोई एक हिस्सा काम करना बंद बंद कर कर देगा। देगा। स्ट्रोक के लक्षण जैसे मैंने आपको बताया था, बी फास्ट, हुँ, अब अचानक से बैलेंस का प्रॉब्लम होना, अचानक से विज़न का प्रॉब्लम होना, हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाना, चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, चेहरे से लार निकलने लग जाना या ज़बान लड़खड़ाने लग जाना या अचानक से कंफ्यूज हो जाना। ऑलमोस्ट 80 टू 90% स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स आर प्रिवेंटेबल। बचाया जा सकता है। बिल्कुल बचाए जा सकते हैं और बहुत कम नहीं, 90% हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जो होते हैं वो बचाए जा सकते हैं। तो ऐसा होता है ब्रेन स्ट्रोक अगर आ गया तो वो ठीक भी हो सकते हैं या लाइफ टाइम पैरालाइज़्ड रहेंगे? बट ऐसा नहीं कि जिनको स्ट्रोक आता है सभी लोग अपंग हो जाएंगे या ठीक नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों को स्ट्रोक आता है उसमें से 30 टू 40% पेशेंट्स बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। आ, कुछ में इस बात को ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रोक कितना बड़ा है, कितनी जल्दी स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हुआ। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच गए, वो ब्लॉकेज टाइमली खोल दिया गया, तो आप रिकवर हो जाएंगे। हुँ, अगर स्ट्रोक बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटे एरिया को उसने इन्वॉल्व किया है, ब्रेन में डैमेज नहीं है, तब भी रिकवरी हो जाती है। ठीक है। कई ऐसे हैं जो बता रहे कि उनके बच्चों को 10, 11, 12, 9 साल में स्ट्रोक आ गया। तो इतना ह्यूज एज डिफरेंस भी होता है बहुत स्ट्रोक ज़्यादा। में? अगर आप स्ट्रोक का टोटल इंसिडेंस देखें, तो टोटल स्ट्रोक के जो केसेज़ होते हैं, उसमें से 15 से 20%, ऑलमोस्ट 1/5 केसेज़ जो होते हैं, उनकी एज 50 ईयर्स से कम। ये क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इस्तेमाल से भी होता है ब्रेन स्ट्रोक? बिल्कुल होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं, वो वेन्स में क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रहे होते हैं और उनको ये वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस जो एक टाइप का ब्रेन स्ट्रोक है, वो हो जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एनीवेज़ एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट में आपको डालते हैं, जिसमें से कि ब्रेन में क्लॉट होने का चांस या बॉडी में क्लॉट होने का चांस ज़्यादा हो। हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम मेघा है और आप एनबीटी लाइफ का हेल्थ पॉडकास्ट देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हमने लास्ट वीडियो ब्रेन स्ट्रोक पर जब बनाई थी तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे सवाल थे, तो उन्हीं सवालों की लिस्ट बना करके हमने इस सेशन को दोबारा ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जितने भी सवाल हैं ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड, उन सभी सवालों के हम जवाब दे सके। जिसके लिए हमारे साथ सेशन में एक बार फिर जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनीत बांगा, जो कि डायरेक्टर और एचओडी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी पिछली वीडियोस को लोगों ने इतना प्यार दिया है और उनके इतने सारे क्वेरीज और कमेंट्स थे कि हमने सोचा कि एक बार फिर से आपको बुलाते हैं उन्हीं के सारे क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को हम लोग शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बता दें हम ऑडियंस को कि ब्रेन में ऐसी क्या गड़बड़ी हो जाती है, ऐसे क्या वायरिंग में कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है? तो एक बार हम पहले वही जानना चाहेंगे आपसे। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक, पैरालिसिस, सब एक ही चीज़ का नाम है। जैसे हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसी तरह से ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हमें ब्लड से मिलता है। तो या तो आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई अगर वो इंटरप्ट हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट होगा कि ब्रेन का कोई एक हिस्सा काम करना बंद बंद कर कर देगा। देगा और उससे आने वाले जो सिम्पटम्स होते हैं और इस बीमारी को हम ब्रेन स्ट्रोक। और इंडिया में आज के मतलब आजकल जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आई एम श्योर आपने इतना तो एनालाइज़ कर ही लिया होगा, तो हम यही जानना चाहेंगे, क्या कारण है कि इंडिया में ब्रेन स्ट्रोक के केसेस इतने बढ़ रहे हैं? अगर आप डेटा देखते हैं तो लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी आता है, उसमें स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा हैं और वो टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आ, पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा हुआ क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, जो वो पहले डेवलप्ड नेशंस में आए और वो धीरे धीरे लो मिडिल इनकम हुँ। कंट्रीज में भी आ रहे हैं। बिकॉज लाइफस्टाइल से हमारा मतलब है, जो एक प्रिडोमिनेंटली हमारी इकोनॉमी थी एक टाइम पे, वो कृषि प्रधान देश था। हाँ। हम एक प्रोबेबली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, वी वर एन एग्रीकल्चरल नेशन। अभी उसमें क्या होता है, अब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। अब धीरे धीरे जब ये चेंज हो रहा है, तो अब हम उतना ज़्यादा डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर नहीं है, नहीं। लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उससे हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है
उसके साथ-साथ बहुत और चीज़ें भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के साथ सब आ रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, हुँ। गंदा पानी, गंदी हवा, ये सब कुछ। लाइफ़स्टाइल जो आजकल बड़ा हेक्टिक हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, हमने एक्सरसाइज़ करना बंद कर दिया है, बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, उसकी वजह से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सब हो गया है। दूसरा, जब पीयर प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो बहुत सारे लोग इसके साथ अल्कोहल कंज़्यूम करने लग बिल्कुल। जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं। सो ओवरऑल ये सब चीज़ें मिला के धीरे-धीरे इंडिया या किसी भी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में स्ट्रोक के केसेज़ बढ़ने लग गए हैं। हुँ। हैविंग सेड दैट, हम सब लोग जानते हैं कि जो इंडिया है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। बोला हमारे जाता है। पास दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, और डायबिटीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसी भी खून की नस के बंद होने का। तो इसीलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट अटैक का, ब्रेन अटैक का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है, एंड दैट बिल्कुल। इज़ व्हाई आप धीरे-धीरे देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसमें स्ट्रोक के केसेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हुँ। हैं। या और मोस्टली इफ यू सी, अब डेवलप्ड नेशंस में स्ट्रोक का इंसिडेंस कम होने लग गया है, राइट। क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं अब उन पर काबू पा लिया है। हुँ। तो पहले वहाँ कम था, फिर बढ़ा, और अब वो वापस कम होने लग गया है। लेकिन इंडिया अब उस साइकिल में है कि अब यहाँ बढ़ते बढ़ जा रहा रहा है, है। हाँ। जब तक हम इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे काबू नहीं पा लेते, ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं करते, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तब तक ये ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। राइट। आपने ये जो बताए कारण कि लाइफ़स्टाइल एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, तो ब्रेन स्ट्रोक जब भी किसी को आता है, तो वो इंसान कन्फ्यूज़ रहता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, अचानक से सीधे पहले अटैक में ब्रेन स्ट्रोक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण दिखते तो हैं, पर वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम कैसे समझें कि ब्रेन स्ट्रोक अचानक से कैसे आ रहा है या लक्षण देकर के आ रहा है? एक अगर कोई कॉमन इंसान हमारे इस वीडियो को देख रहा है, उन्हें पता ही नहीं है क्या है ब्रेन स्ट्रोक, किस तरीके से समझें हम? तो वो बताइए प्लीज़? सो आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो इसमें बहुत सारे लोगों को मेजर स्ट्रोक आने के पहले कुछ माइनर स्ट्रोक्स या मिनी स्ट्रोक, जिनको हम टीआईए बोलते हैं, वो आते हैं। उसमें स्ट्रोक के ही लक्षण होते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। राइट। और स्ट्रोक के लक्षण जैसे मैंने आपको बताया था, बी फास्ट, हुँ। अब अचानक से बैलेंस का प्रॉब्लम होना, अचानक से विजन का प्रॉब्लम होना, हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, चेहरे से लार निकलने लग जाना, या जबान लड़खड़ाने लग जाना, या अचानक से कंफ्यूज हो जाना, ये सब लकवे के लक्षण है। तो ये अगर आपको थोड़ी देर के लिए होता है और वो ठीक हो जाता है, तो ये मिनी स्ट्रोक है, और ये बताता है कि आगे चल के हमको एक मेजर स्ट्रोक होने का रिस्क है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ये मिनी स्ट्रोक पहले नहीं होगा, डायरेक्ट ही मेजर स्ट्रोक होगा। अचानक से पेशेंट बैठा है और अचानक से उसका हाथ काम नहीं करेगा, वो बोल नहीं पाएगा या समझ नहीं पाएगा, ज़ुबान लड़खड़ाई जाएगी, चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। तो बहुत बार ये पहले वार्निंग देके आता है, जिसको हम मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी बार, मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ये सडनली आएगा। हुँ। बट किसी भी स्ट्रोक पेशेंट में, एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम, दे विल हैव रिस्क फैक्टर्स। ओके। रिस्क फैक्टर हमेशा होते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड डायबिटीज़। प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हुँ। एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस का होना, स्लीप के इश्यूज होना, ये सब रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट ज्यादातर पेशेंट्स में होते ही होते होते हैं। हैं। तो जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि कैसे हम इससे बचें या कैसे हमें, तो अगर आपको ऐसे कोई रिस्क फैक्टर है, हुँ। तो आप जैसे अपना हार्ट स्क्रीनिंग कराते हो, अपनी बॉडी स्क्रीनिंग कराते हो, ऐसे ही आपको एक स्ट्रोक स्क्रीनिंग कराना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप स्ट्रोक स्क्रीनिंग कराएँगे, तो आपको अपने रिस्क का पता चल जाएगा कि कितना परसेंट हमें रिस्क है स्ट्रोक होने का। एक और चीज़ है, आजकल एक स्ट्रोक रिस्क कैलकुलेटर्स आते हैं। आप ऑनलाइन अगर ऐप स्टोर पे जाएँगे, तो हुँ। आराम से आप स्ट्रोक रिस्क कैलकुलेटर टाइप करिए, ठीक और है। आपको स्ट्रोक रिस्क आप अपना पता कर सकते हैं। ये कैसे आप पता अपना करें? ऐज टाइप करिए, उसमें अपना सेक्स टाइप करिए, आप कहाँ रहते हैं, आपको शुगर कितना है, आपका बीपी कितना है, आपकी फैमिली हिस्ट्री टाइप करेंगे, और वो क्या ऐप आपको एक कैलकुलेट करके बता देगी आपको इतना परसेंट रिस्क है स्ट्रोक होने का। ओके। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो सडनली, और आप ओल्ड हैं, हुँ। आप दिल्ली में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन और स्ट्रेस बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। है, तो हुँ। आपका स्ट्रोक का रिस्क अपने आप ही बढ़ गया। राइट। हाँ, तो तो अगर आप पता कर लेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप इसकी, आप डॉक्टर से जाके एक स्ट्रोक स्क्रीनिंग करा लें अपनी, करा लें। कि भई अब मेरे को ऐसे-ऐसे रिस्क फैक्टर तो हैं, इस कैलकुलेटर ने इतना परसेंट रिस्क बताया हुँ, है, हुँ, हुँ। अब मैं आगे कैसे इससे बच सकता हूँ? तो जब स्क्रीनिंग कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहली कंसल्टेशन में आप क्या पेशेंट्स के साथ बातचीत सो करते हैं? पहली कंसल्टेशन में हम उनसे बात करते हैं कि अगर आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, आप उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। मैं आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट 80 टू 90% स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स आर प्रिवेंटेबल। बचाए जा सकते हैं? बिल्कुल बचाए जा सकते हैं, और बहुत कम नहीं, 90% हुँ।
हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक जो होते हैं वो बचाए जा सकते ये हैं। बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। हुँ, तो और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आप हॉस्पिटल में आएँ और अपने हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का इलाज कराएँ। हर डॉक्टर, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं भी हम लोग बैठे हैं या हॉस्पिटल में भी, हम यही कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यों क्योर। हाँ। तो आप अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो पहला चीज़ हम बोलते हैं आप रिस्क फैक्टर कंट्रोल करें। हुँ, अपनी शुगर कंट्रोल करें, बीपी को कंट्रोल करें, जो लाइफ़स्टाइल आपके खराब हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, उनको हटाएँ, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इनसे दूर रहें। और कोशिश करें एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 20 मिनट हफ्ते में 5 दिन तक चल लें। द हुँ, सेकंड थिंग, जो ब्रेन में ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनके लिए एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड होता है। उस अल्ट्रासाउंड को चेक करके हम कर सकते हैं पता कि ब्रेन की जो ये ब्लड सप्लाई हो रही है, ये ब्लड वेसल्स में कोई नैरोइंग तो नहीं है, उसको हम नहीं बोलते है। हैं कैरोटिड डॉपलर। हुँ, तो हर पेशेंट को हम अपना इको चेक कराते हैं, होल बॉडी चेक कराते हैं। हर पेशेंट को 45 साल के ऊपर साल भर में एक बार अपना कैरोटिड डॉपलर ज़रूर कराना चाहिए। और सिर्फ़ ये एक टेस्ट है, जो आपका स्ट्रोक का रिस्क आपको बता देगा। और 2 ब्लड टेस्ट, हुँ, वो हैं एचबीएवन.एसी, एक शुगर का शुगर टेस्ट का टेस्ट और एक लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट। टेस्ट। तो अगर आप ये 3 टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, एचबीएवन.एसी और कैरोटिड डॉपलर, हुँ। आप बड़े आराम से अपने स्ट्रोक का रिस्क पता कर सकते हैं और पता करने के बाद उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। राइट। जो आपने टेस्ट बताए तो ये क्या हर एज ग्रुप के हिसाब से चेंज होते हैं या फिक्स है कि 45 साल के बाद ही कराएँ? सी एचबीएवन.एसी और लिपिड प्रोफाइल तो आपको 40 के बाद कराना ही हुँ, चाहिए, एटलीस्ट 40 के बाद, क्योंकि उससे और लेकिन अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, हुँ, तो आप अर्ली एज में कराएँ, 30 कराएँ। साल के बाद ही कराने लग जाएँ। कैरोटिड डॉपलर हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप 45 के बाद कराएँ, लेकिन अगेन अगर आपको रिस्क फैक्टर है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री, आपको शुगर, बीपी है ऑलरेडी, हुँ। तो आप 40 ईयर से ही शुरू करें। कर सकते हैं, जी, ठीक है। हमारे पास ना डॉक्टर कुछ कमेंट्स हैं जो हमारे पिछले वीडियो पे लोगों ने किए थे, तो हम जानना चाहेंगे आपसे उसके बारे में ही। जी। जैसे एक महिला ने कमेंट किया था कि उनके ससुर को 29 जून को स्ट्रोक आया था, कुछ समझ में नहीं आया उन लोगों को कि हुआ क्या है। हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए तो पता चला ब्रेन स्ट्रोक है। हालाँकि दवाइयाँ लेने से और फिज़ियोथेरेपी से 1 महीने में वो ठीक हो गए। जी। तो ऐसा होता है ब्रेन स्ट्रोक अगर आ गया तो वो ठीक भी हो सकते हैं या बिल्कुल। लाइफ़ टाइम पैरालाइज़्ड रहेंगे? आप स्ट्रोक आने पर, स्ट्रोक अपंगता का या डिसेबिलिटी का दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है। बट ऐसा नहीं कि जिनको स्ट्रोक आता है सभी लोग अपंग हो जाएंगे या ठीक नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों को स्ट्रोक आता है उसमें से 30 to 40% पेशेंट्स बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। आप कुछ में इस बात को ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रोक कितना बड़ा है, कितनी जल्दी स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हुआ। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल पहुँच गए, वो ब्लॉकेज टाइमली खोल दिया गया, तो आप रिकवर हो जाएँगे। हुँ, अगर स्ट्रोक बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटे एरिया को उसने इन्वॉल्व किया है, ब्रेन में डैमेज नहीं है, तब भी रिकवरी हो जाती है। ठीक है। और रिकवरी में फिजियोथेरेपी का, एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल है, रहता है। हाँ। लेकिन अब जैसे आपने बताया इनके ससुर को स्ट्रोक हुआ, वो ठीक हो गया, लेकिन अब इस बात की क्या गारंटी है कि उन्हें दोबारा नहीं नहीं होगा? होगा। तो दोबारा ना हो उसके लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। उसके लिए आपको अपना, अगेन जो मैंने बताया, हुँ, आपको अपना रिस्क फैक्टर शुगर, बीपी, स्मोकिंग, अल्कोहल इन सबको कंट्रोल करना करना होगा। रहेगा। ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं, वो लाइफ लॉन्ग लेनी होगी और अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर करना होगा। हुँ, दूसरा, ऐसे पेशेंट्स को जिनको स्ट्रोक हुआ है, हम ब्रेन के ब्लड वेसल का और हार्ट का पूरा स्क्रीनिंग करते हैं और पता करते हैं कि क्या कारण है स्ट्रोक का। और कई बार आपने हार्ट की स्टेंटिंग तो सुनी है, हाँ, तो ऐसे ही कैरोटिड डॉपलर जब हम करते हैं या ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं और पता चला कि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्लड वेसल वो नैरो है, तो कई बार उसकी स्टेंटिंग कर देते हैं जिससे कि दोबारा स्ट्रोक ना। ना और ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ब्रेन में स्टेंटिंग होती है, हार्ट हुँ, की स्टेंटिंग तो सबको पता है। हुँ, हुँ, तो बहुत बार कैसा होता है, पेशेंट हमारे पास आया, स्ट्रोक हुआ, रिकवर हो गया, अब उनको इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ कि क्या कारण था, राइट, और वो खून की नस सिकुड़ी हुई थी, अब वो उसको ट्रीट नहीं किया तो फिर दोबारा स्ट्रोक हो स्ट्रोक गया। आ गया तो बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने जिन मैडम का बताया, तो उनको ऑब्वियसली जब वो एडमिट रहे हैं तो उनका इवैल्यूएशन हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 3 टेस्ट हुँ, ऐसे जो मैं उनको बताना चाहूँगा जो उन्हें बिल्कुल कराने चाहिए, वो है सीटी एंजियोग्राफी ऑफ नेक एंड ब्रेन, एक हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी और एक हार्ट का 72 घंटे का हॉल्टर, हार्ट की रिदम का टेस्ट। ठीक है। ये 3 टेस्ट, अगर किसी को स्ट्रोक होता है, हुँ, तो ये 3 टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए हर पेशेंट को। ठीक है। सीटी एंजियोग्राफी नेक एंड ब्रेन, जो आपकी खून की नसों का हाल बताएगी हमको, कहीं सिकुड़ी हुई तो नहीं है। एक इकोकार्डियोग्राफी जो आपको हार्ट की पंपिंग का बताएगी, और एक हॉल्टर जो आपको हार्ट के रिदम का बताएगा। ये 3 टेस्ट हर स्ट्रोक पेशेंट को कराने चाहिए, जिससे कि एक बार स्ट्रोक होने पर
वो ठीक हो दोबारा। सके और दोबारा ना हो उसको फिर। राइट। इसी के बाद डॉक्टर एक और कमेंट है कि किसी को 2013 में स्ट्रोक आया था, तो उसके बाद उनकी याददाश्त चली गई थी। वो बोल रहे हैं कि अपने पापा का नाम तक वो अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, वो भूल चुके थे। तो ऐसा होता है कि स्ट्रोक आया तो पूरी तरीके से मेमोरीज चली जाएंगी? जी, ऐसा होता है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सीखिए, ब्रेन के अलग-अलग हिस्सों के अलग-अलग काम होते हैं। ब्रेन के 2 साइड होते हैं, अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊँ तो राइट साइड और लेफ्ट साइड। ब्रेन का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा। ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है पावर में, और साथ के साथ आपके इमोशंस और म्यूज़िक का सेंस राइट साइड में होता है। ठीक है। ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, साथ के साथ आपके बोलना, समझना और मेमोरी, ये काफ़ी हद तक ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। हुँ। ब्रेन का पिछला हिस्सा आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है, आपकी नज़र को कंट्रोल करता है, विज़न को, और आपके होश को कंट्रोल करता है। तो अगर किसी को ब्रेन के लेफ्ट साइड में क्लॉट आएगा तो राइट साइड की वीकनेस आएगी, लेकिन साथ-साथ उसकी मेमोरी भी जा सकती है। उसको बोलने और समझने में भी दिक्कत हो दिक्कत हो सकती है। सकती है। तो जो आपने जो पेशेंट बताया, प्रोबेबली इनके ब्रेन के लेफ्ट साइड में डैमेज हुआ है, हुँ। जिसकी वजह से इनकी मेमोरी चली इंग्लिश गई। चली गई। इसी तरीके से किसी को अगर ब्रेन के पिछले हिस्से में क्लॉटिंग हुई है तो हो सकता है उसकी विज़न चली जाए, उसकी नज़र चली जाए, उसका बैलेंस नहीं बने, उसको ज़बान लड़खड़ाने लगे। किसी को ब्रेन के राइट साइड में क्लॉटिंग हुई है तो हो सकता है उसके हाथ-पैर चल रहे हों, लेकिन वो ओवर इमोशनल हो गया है। उसको सेंस ऑफ म्यूज़िक नहीं है, उसे गाने की टोन समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि ब्रेन के अलग-अलग हिस्से के अलग-अलग हिस्से काम है, और काम है, जो हाँ। हिस्सा डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्पटम मिलेंगे। हुँ। और उन्हीं सिम्पटम्स को हमें पता करना होता है। एक स्ट्रोक एक्सपर्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट यही बारीकी बताता से है। टेस्ट करता है हुँ। कि क्या कारण है आपके इन सिम्पटम्स का और कैसे हम उन्हें बेटर कर सकते हैं। तो जो एक चीज़ इन पेशेंट्स के लिए हमें करनी चाहिए, वो करना चाहिए एग्रेसिव न्यूरो रिहैबिलिटेशन। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो। लेकिन जब आपको स्ट्रोक हो जाता है तो यही ट्रेनिंग, यही कार्डियो, यही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यही मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया है, हुँ। उसके आस-पास का हिस्सा धीरे-धीरे उस काम को टेक ओवर कर ले, उसके लिए उसको सिग्नल्स चाहिए जो हमें फिजियोथेरेपी से मिलते हैं। मिलते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही एक और यूज़र ने कमेंट किया है कि उनको ना 2-3 बार ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है और 3 साल पहले आया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था और लेफ्ट साइड का पूरा उनका फेस पैरालाइज़्ड हो गया, जिसके बाद उनको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, नाक में, और वो कह रहे हैं कि नसों में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो ब्रेन स्ट्रोक क्या बार-बार भी आ सकता है और उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ के चले जाते हैं? जी, पहली बात तो ब्रेन स्ट्रोक तब तक, अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक किसी कारण की वजह से है, हुँ। तो जब तक आप उस रीज़न का ट्रीटमेंट नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। आपको ब्रेन स्ट्रोक दोबारा आता रहेगा। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इनको बताया इनको ब्रेन हेमरेज था, तो ब्रेन हेमरेज ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो लेकिन कुछ बार खून की नस में कुछ गुच्छे होते हैं जिनको हम एवी मैलफॉर्मेशन या एवी फिस्टुला बोल देते हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो अगर आप अपने बीपी का ट्रीटमेंट या इन गुच्छे का ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे तो आपको बार-बार हेमरेज होता रहेगा। ऐसे ही अगर ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है और आपकी खून की नस सिकुड़ी हुई है, तो अगर वो आप उसकी नैरोइंग का ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे स्टेंटिंग करा के, या दवाई या रिस्क फैक्टर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपको फिर से स्ट्रोक होता रहेगा। और हर स्ट्रोक अपने साथ कुछ ना कुछ छोड़ कर जाएगा। अपना एक निशान आपकी ज़िंदगी पे, आपके दिमाग पे, आपके शरीर पर छोड़ के जाएगा। वो हो सकता है कि आपके हाथ-पैर में मामूली कमज़ोरी हो, हुँ। वो हो सकता है आपकी मेमोरी में इश्यू हो सकता है आपके दिखने में इश्यू वो हो सकता है आपके बैलेंस में इश्यू हो सकता है आपके इमोशंस में हो। पर कोई ना कोई मामूली निशान, हर छोटा-बड़ा स्ट्रोक आपके ब्रेन पर और उसकी वजह से आपके बॉडी पर और आपकी ज़िंदगी पर छोड़कर जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर स्ट्रोक का डिटेल्ड इवैल्यूएशन हो, हो। जिससे कि उसके कारण का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। हुँ। जैसा आपने बताया ना, तो कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि स्ट्रोक के बाद आँखों में धुंधला दिखाई दे रहा है उनको, हुँ। बहुत दिनों तक मेमोरी नहीं आई, हाथ-पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पेन बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ लोग कह रहे हैं कि टाँग में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है या बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लोग बता रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ है, तो क्या ये लाइफ़ लॉन्ग रहेगी या ये विद ट्रीट किए जा ट्रीट सकते किए हैं। जा तो ये सकते हैं? दवाइयों के रास्ते, इनमें से ज़्यादातर सिम्पटम्स जो आपने बताया कि स्ट्रोक के बाद हाथ-पैर में दर्द हो रहा है, स्ट्रोक के बाद झनझनाहट हो रही है, खिंचाव हो रहा है, इनमें से ज़्यादातर सिम्पटम्स को दवाइयों के हेल्प से काफ़ी हद तक ट्रीट
या कंट्रोल किया किया जा जा सकता सकता है। जैसे कि किसी को थैलेमस एक एरिया होता है ब्रेन का, है। उसमें अगर क्लॉट हुआ तो आपको अपोज़िट साइड में हाथ-पैर में झनझनाहट होती है। बहुत ज़्यादा टिंगलिंग होएगी, जलन होएगी, तो उसको आप दवाई दे के कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे ही अगर किसी के हाथ-पैर में स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा अकड़ गए हैं हाथ, एकदम टाइट हो गए हैं, तो उसमें हम बोटुलिनम टॉक्सिन नाम का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और उससे वो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसकी टाइटनेस खत्म हो जाएगी। ये बोटुलिनम टॉक्सिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं हुँ। स्ट्रोक के केसेस में। तो जब किसी को स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक शुरू में होगा तो हाथ-पैर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे स्ट्रोक का समय निकलता है, 15 दिन, महीना, डेढ़ महीना निकलता है, तो धीरे-धीरे हाथ-पैर टाइट होने लग जाएँगे। हाथ ऐसे हो जाएगा और पैर एकदम सीधा ऐसे हो जाएगा। अच्छा। बहुत स्टिफनेस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी। हुँ। ऐसे पेशेंट्स को क्योंकि टाइटनेस हो गई है, उसकी वजह से वो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते और क्योंकि वो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, तो उनकी रिकवरी नहीं है। हुँ। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम अर्ली केसेस में शुरू में ही जब उनको स्टिफनेस हो रही है, बोटुलिनम टॉक्सिन नाम का एक इंजेक्शन आता है जो मसल्स में लगता है, जिससे ये स्पास्टिसिटी कम हो जाती है, तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज अच्छी कर पाते हैं। तो अगर हम जब स्पास्टिसिटी डेवलप हो रही हो है रही शुरू है। में, हुँ। हम उस समय बोटॉक्स लगा दें, तो रिकवरी में एक्सरसाइज में बहुत हेल्प मिलती। स्ट्रोक की एक खास बात है, जो ब्रेन में जब रिकवरी होती है आफ्टर अ स्ट्रोक, वो पहले 3 महीने में सबसे अच्छी होती है हुँ। और उसके बाद उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे रिकवरी स्लो हो जाती है या उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कम हो जाता तो है। जितनी जल्दी आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतनी जल्दी रिकवरी होगी और उस केस में बोटॉक्स आपकी हेल्प करता है, क्योंकि वो मसल्स की स्टिफनेस कम करेगा, हुँ। आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करेगा, जिससे ओवरऑल आपको रिकवरी में फ़ायदा होगा। बिल्कुल। कुछ लोगों ने ना ऐसे भी कमेंट किए हैं कि किसी को 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक आया। कई ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उनके बच्चों को 10, 11, 12, 9 साल में स्ट्रोक आ गया। तो इतना ह्यूज एज डिफरेंस भी होता है बहुत स्ट्रोक ज़्यादा। में? सो अगर आप स्ट्रोक का टोटल इंसिडेंस देखें, तो टोटल स्ट्रोक के जो केसेज़ होते हैं, उसमें से 15 से 20% ऑलमोस्ट 1/5 केसेज़ जो होते हैं, उनकी एज 50 ईयर्स से कम हुँ। और इन पेशेंट्स को हम बोलते हैं स्ट्रोक इन यंग। हुँ। जो स्ट्रोक इन यंग पॉपुलेशन है, उसके रीज़न ओल्ड एज में स्ट्रोक से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे जी। आपने बताया किसी को 8-9 साल में स्ट्रोक हो गया, उसका कारण एक स्ट्रोक का डिफरेंट होगा एक उस पेशेंट से जिसको कि 70 साल 70 में साल का स्ट्रोक है, हुआ हाँ। और उसके लिए एक एक्सपर्ट स्ट्रोक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, हुँ। जो कि एग्ज़ैक्टली पता करता है कि कारण क्या है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा है मात्र 16 साल का, हुँ। उसको बार-बार लेफ्ट साइड में अचानक से कमज़ोरी हो जाती थी। ओके। और वो मथुरा के हैं, हुँ। ठीक है? और काफ़ी क्लोज़ हैं, जानते भी हैं मुझे। तो उन्होंने पहले लोकल दिखाया, तो पहले जैसे बोलते हैं ना, बच्चा नाटक कर रहा है, स्कूल नहीं जाना नहीं चाहता ज़्यादा, वो कर। हाँ। फिर किसी ने उनको मिर्गी का बोल दिया कि हाथ-पैर काम नहीं कर रहा है एक साइड का, तो एपिलेप्सी। हुँ। फाइनली जब वो मेरे पास आए, तब तक उनको 5, 7, 8 बार ये मिनी स्ट्रोक हो चुके थे। फिर हमने टेस्ट किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमने टेस्ट किया तो पता चला उनकी ब्रेन की एक खून की नस जो है वो सिकुड़ गई और उसका कारण था कि उनको एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था। उस कौन-सा? खाँसी-ज़ुकाम नॉर्मल, अच्छा, इससे तो भी हो सकता नॉर्मल खाँसी-ज़ुकाम हुआ, उस खाँसी-ज़ुकाम में बॉडी की इम्यूनिटी ने वायरस के अगेंस्ट अटैक किया और अटैक करते-करते अपने ही खून की नस के अगेंस्ट अटैक कर दिया दिमाग की और वो नैरो हो गई। उसकी इन्फ्लेम्ड हो गई, मतलब उसमें सूजन आ गई और वो सिकुड़ गई हुँ। और उसकी वजह से उसको बार-बार स्ट्रोक हो रहा था। स्ट्रोक हो रहा है। अब हमने उसके कारण का पता किया और उसकी वो जो फोकल सेरेब्रल आर्टेरियोपैथी इस बीमारी को बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया और वो बिल्कुल ठीक है। ठीक नाउ है। अब अगर आप ये सोचेंगे, अगर ये पेशेंट किसी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट के पास नहीं हुँ, जाता हुँ। या जनरल भी इलाज कराता रहता, तो शायद हमें कभी इस बीमारी का पता नहीं पता नहीं चलता और चलता। इस बच्चे को एक मेजर स्ट्रोक आ जाता। अब ये कारण बिल्कुल अलग है, ये यंग एज में होगा, ये ओल्ड एज में नहीं हुँ, होगा। हुँ, हुँ। ऐसे एक सिकल सेल डिजीज़ नाम की एक बीमारी होती है, उसमें स्ट्रोक हो सकता है। एक बीमारी होती है हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, ये इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में एक एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, उसमें स्ट्रोक हो जाता है, जो क्लॉटिंग हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में स्ट्रोक बहुत कॉमन है, वो एक काम को स्ट्रोक होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। हुँ, हुँ। उसमें ब्रेन में वेन्स जो हैं उनमें क्लॉट बन जाता है और उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज या क्लॉटिंग हो जाता है। ओके। तो हर एज में हुँ, हुँ। स्ट्रोक के कारण अलग होते हैं और उनका इलाज भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। क्या तो रहता है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट केयर लें, हुँ, हुँ, एक्सपर्ट हुँ, हुँ। स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट का केयर लें।
बिकॉज़ उसके कारण का इलाज अगर हम नहीं करेंगे, तो अब अगर 16 साल के बच्चे का हम टाइमली इलाज नहीं करते, तो उसको आगे चल के बार-बार स्ट्रोक होते और हो सकता है एक मेजर स्ट्रोक होता है जिसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल। अब वो पिछले साल बोर्ड्स में अपीयर हुआ है, उसके 96% मार्क्स आए एंड ही इज़ वाह! डूइंग गुड। हुँ। आपने जो कारण बताया ना कि कुछ छुपे हुए फैक्टर्स भी होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के, तो एक हमने कहीं ऐसा पढ़ा था कि क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इस्तेमाल से भी जी, होता है ब्रेन स्ट्रोक? बिल्कुल होता है। हुँ। और वो जो मैंने आपको बताया था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ प्रेग्नेंट में लेडीज़ में, हाँ। पोस्टपार्टम होता है, इसको बोलते हैं सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं, वो वेन्स में क्लॉटिंग को प्रमोट करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रहे होते हैं और उनको ये वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस जो एक टाइप का ब्रेन स्ट्रोक है, वो हो जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एनीवेज़ एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट में आपको डालते हैं, जिसमें से कि ब्रेन में क्लॉट होने का चांस है, बॉडी में क्लॉट होने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन ये तो खा रहे होते लोग, पीसीओएस वगैरह में भी बहुत होता बार है। खा रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं कि सबको होगा। हाँ, इट कैरीज अ रिस्क। इसलिए जब डॉक्टर आपको ओसीपी प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो आपको बताएगा कि ये वार्निंग साइन है, अगर आपको ऐसा कुछ हो तो आप जरूर टाइम से कंसल्ट कर लो, उसको वेट ना करो उसमें अननेसेसरी। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनको लंबे टाइम से हेडेक हो रहा होता है, वो ओसीपी खा रहे हैं। अगर आप ओसीपी खा रहे हो और आपको हेडेक है, तो आपको वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस के बारे में सोचना चाहिए, इससे पहले कि आपको मेजर स्ट्रोक हो जाए। ठीक है। तो कुछ चीज़ें, और प्रेगनेंसी के बाद जैसे आपके काफ्स में अचानक बहुत पेन होने लग गया, बहुत सूजन हो गई, तो वो वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, पेरिफेरल वीनस थ्रोम्बोसिस, वो भी क्लॉट कर सकता है आगे चल के। तो प्रेगनेंसी एक हाइपर थ्रोम्बोटिक स्टेट होती है, स्पेशली हुँ। डिलीवरी के बाद, तो उसमें बहुत रिस्क रहता है। रहता है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी जाननी समझनी बेहद ज़रूरी जी। है। एक ना डॉक्टर एक और कमेंट है इसमें जिसमें बताया गया है कि एक लड़के ने लिखे है कि उसकी माँ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और गोल्डन पीरियड जो समय होता है ब्रेन स्ट्रोक के लिए उन्होंने वो मिस कर दिया और ट्रीटमेंट फिर गलत चल गया डॉक्टर की वजह से और ट्रीटमेंट गलत चलते रहा तो और ज़्यादा केस उनका वर्स हो गया। अब जो उनकी माँ है वो सही तरीके से बोल नहीं पाती, लिक्विड डाइट पर ही हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है कि कोई गोल्डन पीरियड है, निकल गया और ट्रीटमेंट भी उसमें जैसे इनके केस में तो ट्रीटमेंट भी गलत चला गया। सी गोल्डन हुँ, पीरियड क्या होता है, जैसे हार्ट में भी होता है, ब्रेन में भी हुँ, होता है। गोल्डन पीरियड वो टाइम है, जैसे आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई। ठीक है। जैसे ही कम हुई, टाइमर स्टार्ट हो गया। हुँ। बॉडी का सबसे कोमल अंग है ब्रेन। आपने लिवर ट्रांसप्लांट सुना है, लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन ब्रेन ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट नहीं आपने सुना, सुना। क्योंकि जब तक आप ब्रेन को हटा के उधर करोगे, तब तक ब्रेन खत्म। हुँ, जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ब्रेन में डैमेज चालू हो जाएगा और वो घड़ी चालू हो गई, टाइमर चालू हो गया। जैसे-जैसे समय निकलता जाएगा, हुँ, डैमेज बढ़ता जाएगा। जितनी जल्दी आप उस ब्लड सप्लाई को रीस्टार्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ब्रेन का डैमेज परमानेंट नहीं होगा, या होगा तो मामूली होगा और आप ठीक हो जाएँगे। हो सकता है। और यही टाइम जो है, इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। कितनी देर का तो होता है? पहले साढ़े 4 घंटे के अंदर हम खून पतला करने का एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, वो कर सकते हैं। और 24 घंटे तक भी अगर कोई बड़ी खून की नस बंद है, तो टाँग के या हाथ के रास्ते निडल डाल के ब्रेन में जाके क्लॉट को प्लग करके निकाला जा सकता है, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। हुँ। सो आईवी थ्रोम्बोलिसिस पहले साढ़े 4 घंटे में, और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी 24 घंटे तक भी किया जा सकता है, और यही गोल्डन टाइम, हाँ। पहले साढ़े 4 घंटे गोल्डन टाइम है। क्योंकि एक बार ये टाइम निकल गया, तो ब्रेन में डैमेज परमानेंट हो जाता है, हुँ, और फिर उसके बाद रिकवरी या तो नहीं होगी, या इनकम्प्लीट हो, ठीक। पार्शियल होगी, क्योंकि ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उतने टाइम में डैमेज हो जाता है। बहुत बार पेशेंट्स जो हैं हमारे पास, जो इंडिया में आते हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, जब जैसे ही उनको स्ट्रोक के सिम्पटम होते हैं, कुछ जगह कुछ मिथ्स हैं, जो मैं आपके माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगा। हुँ, पहला मिथ है, अफ़ीम चटा दो। जैसे स्ट्रोक हुआ, आप पेरीफेरी में गाँव देहात में जाओगे, स्पेशली पंजाब, हरियाणा की तरफ ये बहुत कॉमन है, अफ़ीम चटा दो। उन्हें लगता है अफ़ीम चटाने से पेशेंट ठीक हो जाए। अच्छा। जैसे मिर्गी में जूता सुंघाते हैं ना, हाँ, हाँ। वैसे ही लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अफ़ीम चटाना जो है स्ट्रोक में, ये फ़ायदा तो छोड़ो, नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि जब आप ओपियम देते हैं, तो अचानक से बीपी बढ़ता है, और अगर वो बीपी बढ़ेगा, तो वो पेशेंट के लिए और नुकसानदायक हो सकता है, बजाए कि फ़ायदेमंद होने के। ओके। ऐसे ही जब पेशेंट को स्ट्रोक होता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, वो सबसे पहले कुछ आस-पास किसी फेथ हीलर के पास चले जाएँगे, या किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन्स लेने लग जाएँगे, या घर पे अफ़ीम दे देंगे, या बिठा देंगे, तो तब तक गोल्डन पीरियड चला जाता निकल है। गया, हाँ। और जैसे वो टाइम चला गया, अब उसके बाद जब डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। हुँ, इसीलिए पेशेंट्स की एक रेगुलर कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर, हम तो आपके पास आ गए थे, लेकिन हमारा मरीज़ ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो ये बात बताना भूल जाते हैं कि जब वो हमारे पास आए थे, तब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका
चुका था, क्योंकि जब वो हमारे पास आए तो बहुत लेट हो चुका था, वो गोल्डन पीरियड निकल चला गया था। और वो गोल्डन आवर में अगर आप हमारे पास आते हो, सो रिकवरी इतनी अच्छी होती है स्ट्रोक के 70% केस में। मैं ये नहीं कहता 100% ठीक हो जाएँगे, हुँ, हुँ। लेकिन 100 में से 70 पेशेंट बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ डेली लिविंग को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगेन मैं आपके चैनल के और इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ, ब्रेन के 3 तरीके के डॉक्टर होते हैं। हुँ, हुँ। एक होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट ठीक है। या न्यूरोफिजिशियन, हुँ। एक होते हैं न्यूरोसर्जन हाँ, और तीसरे होते हैं साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग चिकित्सक। हाँ। और ये तीनों अलग-अलग होते अलग-अलग हैं। है, हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन जनता को ये बात पता ही नहीं है कि ये 3 अलग-अलग बस डॉक्टर हैं। दिमाग का डॉक्टर। दिमाग का डॉक्टर है। तो आप समझिए जो मनोरोग चिकित्सक हैं या साइकियाट्रिस्ट जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं मनोरोग चिकित्सक, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, नींद का प्रॉब्लम होना या ब्रेन रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स को वो डील करते इमोशनल एंगल वाले हैं। यस। ज़्यादातर, हाँ। एंड सेकंड इज़ न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन वो होते हैं जिनकी ऑपरेशन में ट्रेनिंग की गई है, उन्हें सर्जरी करना सर्जरी आता है। करने आता है। आपको स्पाइन की सर्जरी करानी है, आपको ब्रेन का ट्यूमर निकलवाना है, कोई ब्रेन में शंट करवाना है, तो वो हो गए न्यूरोसर्जन। ठीक है। और तीसरे हुए न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट। बाकी सारी बीमारियाँ, चाहे वो मिर्गी हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो लकवा हो, चाहे आपको पीठ दर्द की दवाई लेनी है, चाहे आपकी नज़र में प्रॉब्लम आ गई उसकी दवाई लेनी है, चक्कर की दवाई लेनी है, ये सब न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट करता है। हुँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है बहुत सारी बार कि मरीज़ को लकवा हुआ, वो पहुँच गया साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरोसर्जन के पास। नहीं। अब उसको आना चाहिए था न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जो उसको वो गोल्डन आवर में ट्रीट करता, लेकिन वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो आया ही नहीं, हुँ। उसको वो इंजेक्शन मिला ही नहीं। जब वो मिलेगा नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है आम जनता के लिए ये जानना कि अगर आपको ऐसी कोई बीमारी न्यूरोलॉजी रिलेटेड होती है, ब्रेन रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड होती है, द फर्स्ट डॉक्टर यू शुड कंसल्ट इज़ ए न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट इन केस ऑपरेशन होना होगा तो न्यूरोलॉजिस्ट आपको अपने आप न्यूरोसर्जन के पास रेफर डायरेक्ट कर कर देंगे, देगा। हाँ। और अगर कोई मानसिक इश्यू होगा तो ऑब्वियसली साइकियाट्रिस्ट के पास भेज ही देगा। हुँ, हुँ। लेकिन बहुत बार जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आते हैं, वो ऑलरेडी पहले साइकियाट्रिस्ट को दिखा रहे होंगे, न्यूरोसर्जन्स को दिखा रहे होंगे, फिजिशियंस को दिखा रहे होंगे, हमारे पास आते इतने लेट हैं और तब तक गोल्डन आवर खत्म हो चुका होता है, बिल्कुल। या उनको ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका होता है कि अब कुछ ठीक करने लायक नहीं रहता। राइट, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअल ट्रीटमेंट के लिए जाएँ किसके जाएँ पास, किसके पास? अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई जी। दे रहे हैं तो। ओवरऑल हम लोगों ने जो बातचीत की है डॉक्टर, वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को जानने समझने में बेहद आसानी होगी। आपने जितने भी लोगों की क्वेरीज़ थे, उन सभी सवालों के जवाब दिए, बहुत सारे मिथ्स को भी डिबंक किया, बताया, किसके पास जाना चाहिए, क्या सिम्पटम्स हमें वॉच आउट करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने जानी समझी। हम चाहते हैं जाते-जाते बस आप एक फाइनल गो टू होम मैसेज दे दें ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड हमारी ऑडियंस के लिए, सो दैट उनको पता रहे कि क्या है चीज़ें, कैसे होती हैं। सबसे पहली बात, लोग ये सोचना छोड़ दें कि हमें ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता, इसको हो गया है, उसको हो गया है, मुझे नहीं हो सकता। स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है। स्ट्रोक इतना कॉमन है कि हर 40 सेकंड में किसी न किसी को दुनिया में स्ट्रोक हो रहा है। हर 4 मिनट में किसी न किसी की स्ट्रोक से जान जा रही है। और 25 से ऊपर 4 में से किसी एक इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी स्ट्रोक हो। इतना स्ट्रोक कॉमन है तो अपने मन से ये बात हटा दें कि हमें नहीं हो सकता है, इसको हो सकता है। दूसरी चीज़, 80 से 90% स्ट्रोक प्रिवेंटेबल है। तो अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करते हैं, अपना शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको से बचेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आप 80-90% स्ट्रोक के केसेस को प्रिवेंट कर कर सकते सकते हैं। हैं। नंबर 3, स्ट्रोक के लक्षण जो कि बी फास्ट निमोनिक से आप पहचान सकते हैं, होने पर बिल्कुल डिले नहीं करें। गोल्डन आवर में एक स्ट्रोक सेंटर, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर जो एक स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा चलाया जाता है, उस पर पहुंचे। हुँ। और अगर आप ऐसा करते हैं, टाइम से ट्रीटमेंट करते हैं, तो 80% चांस है कि आप बैक टू रिकवरी आ जाएं। एंड फाइनल, अगर आपको स्ट्रोक हो गया है, आप गोल्डन आवर में नहीं भी पहुंच पाए हैं, उसके बाद भी अगर आप एग्रेसिव न्यूरो रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, तो अगेन ऑलमोस्ट 50% चांस है कि आप बैक टू नॉर्मल आ जाइए। हुँ। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण है, तो अपने दिमाग में बात ध्यान रखें कि स्ट्रोक सही टाइम पे डायग्नोस करा जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। स्ट्रोक ज़्यादातर केसेस में प्रिवेंटेबल है और टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट होने से यू कैन मेक योर रोड टू रिकवरी। बिल्कुल, तो ये जो आपने हमें 4-5 गोल्डन टिप्स बताए हैं, वो अगर पेशेंट ध्यान में रखते हैं या ऑडियंस, तो बहुत हद तक बचा कर के भी रख सकते हैं स्ट्रोक से, और हो भी गया, तो उनको एट लीस्ट आइडिया होगा कि क्या करनी है, क्या नहीं करना है, उस हिसाब से। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप आपने भी इस सेशन को एन्जॉय किया होगा।
थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप एनबीटी लाइव के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।